अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे बेटे आप? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले मेरे बेटे हम सबको अपना नाम बताइएगा। जी सर, हमने नजम मैंने आपका बैच ज्वाइन किया था। फर्स्ट बैच ज्वाइन किया था मैंने आपका। और मैंने स्टिल एमबीकेट 2025 में अपेयर हुई थी मैं, और मैंने 160 आउट ऑफ 180 स्कोर किया ही आता। वेरी गुड। 160 और 180, दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। एग्रीगेट कितना बना हमने आपका? जी सर, मैं एग्रीगेट 88.5 पर। माशाल्लाह, दैट्स अ वेरी गुड एग्रीगेट। और इसमें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको अपनी डिजायर्ड डिपार्टमेंट तक पहुंचाए। ये बताओ हम ना कि वर यू एन इम्प्रूवर और अ रेगुलर स्टूडेंट, अ फ्रेशर स्टूडेंट? जी सर, आई वाज फ्रेशर। अच्छा। काफी सारे बच्चों के जहन में ना ये गुमान होता है आपके पास कि यार फ्रेशर्स का तो होता ही नहीं है, इंप्रूव करना पड़ता है, एमडी कैट बार बार देते रहना पड़ता है। बट यू आर वन ऑफ दोस्त जिन्होंने फ्रेशर्स होते हुए भी आपके पास अपना गोल अचीव किया। तो कुछ स्ट्रेटेजीज अपना शेयर करने चाहोगी? अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, वालेकुम सलाम सर। सर स्ट्रेटेजी मेरी ये गेस्ट थी कि अपीयरेंस। मैंने सबको साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। साथ आवाज कहाँ से आती वालेकुम सलाम है? सर। इधर। स्ट्रेटेजी मेरी थी कि मैं सारे सब्जेक्ट को साथ साथ लेके चल रही थी, और जो मेरे वीक थे जैसे कि फिजिक्स मेरा सबसे ज्यादा वीक था, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस लगाती थी। और बायो क्योंकि मुझे वो आसान लगती थी तो मैं उस पर थोड़ा कम लगाती थी, लेकिन ऑब्वियसली उसका ज्यादा वेटेज था तो मैं उसको भी ज्यादा टाइम देना चाहती थी। और फिजिक्स मेरी क्योंकि ज्यादा वीक थी तो मैं उसको ज्यादा देती थी, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्योंकि मेरी न्यूमेरिकल्स में काफी वीक थी मैं, तो मैं न्यूमेरिकल्स की बहुत प्रैक्टिस करती थी। ऑब्वियसली सर बिलाल की वीडियोस बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए, मैं पीपीटी देती थी। तो जैसे सर बिलाल ने गाइड किया था कि पहले लेक्चर्स लो, फिर पीपीटी दो, फिर टेस्ट ऑब्वियसली सारे दो, तो वो उस हिसाब से मेरी जो फिजिक्स की प्रिपरेशन थी वो काफ़ी स्मूथ हो गई थी। और बायो के सर साफे ने भी मुझे बहुत हेल्प किया, उनके सारे लेक्चर जो थे वो काफ़ी इनफ थे। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तो बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, मैं जो है ना वो अभी बस निकल जाऊंगा, एक सवाल पूछने के लिए आया था। तो बस मुझे ये बता दो कि आपने फिजिक्स की सारी टीपीपी सॉल्व की थी या नहीं की थी। ये सवाल मैं लाजमी हर एक जी से सर। पूछ रहा हूँ। की थी? जी सर की और थी। जो हमने 10-12 एफएलपीस लिए थे आखिर में इतने सारे भर भर के, वो किए थे? जी जी सर, सारे एसएलपी दी थे मैंने। उसमें जो गलती वाली कॉपी बनाने के लिए बोली थी, वो गलती वाली कॉपी बनाई थी? सर मैं स्क्रीनशॉट्स ले लेती थी, और वो स्क्रीनशॉट्स मैंने एक एल्बम में जमा किए हुए थे, तो जब मुझे देखना होता था मैं उन स्क्रीनशॉट से रिव्यू करती थी। हाँ, वो एक ही बात हो गई। मतलब स्क्रीनशॉट्स, मतलब वही गलती वाली कॉपी यानी कि मेंटेन थी, गलती वाला फोल्डर मेंटेन था। चलो यार, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। बाकी ये सरंजला आपसे मजीद चीजें भी पूछ रहे हैं। चलें जी बेटा, कंटिन्यू करें फिर। जी सर। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन अगेन। ये बताओ कि आपने जैसे मुझे बताया कि भाई आपने एमडीकेट का बैच जो हमारा ज्वाइन कर लिया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आप 1.0 बैच के पार्ट थे हमारे पास। तो इसका मतलब 1.0 स्टार्ट हो गया तो अगस्त और सितंबर में, आप जब से हमारे साथ ज्वाइन थे, ऐसे ही है? और तब से लेके आज 1 नवंबर हो चुकी है, और आपके पास अभी तक पोर्टल का एक्सेस मौजूद है। ये पूरी जर्नी कैसी रही आपकी हमारे साथ? सर ये जर्नी बहुत अच्छी रही, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो बाकी जो मेरे क्लास फ्रेंड्स थे कॉलेज के, तो उनको बहुत मसले हुए थे। ऑब्वियसली उनको अपने डिजायर्ड अकेडमीज में डिजायर्ड टीचर जो थे वो नहीं मिले थे। और आई वाज रियली थैंकफुल कि मुझे जैसे टीचर्स मुझे चाहिए थे, सर बिलाल, सर शाफे, सर साद, वैसे ही मुझे मेरे सर्स मिले, वैसे ही जैसे मुझे सारी स्टडी स्ट्रेटेजी चाहिए थी वैसे ही मुझे सब कुछ मिला। तो आई वाज रियली थैंकफुल कि मैंने सही इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। चलो यहाँ पे एक सवाल करना बनता है, चूंकि आपने ये टॉपिक रेज किया, तो मुझे बताओ कि हाउ वुड यू कंपेयर ऑफलाइन लर्निंग वर्सेस ऑनलाइन लर्निंग? काफी सारे बच्चे बड़े सर हेजिस्टेंट होते हैं कि यार ऑनलाइन लर्निंग में क्या ही होता होगा, क्या ही मिलता होगा आपके पास। तो हाउ वुड यू कंपेयर दैट? सर ऑफलाइन और ऑनलाइन में सबसे बड़ा जो मेरे लिए मसला था, क्योंकि लड़कियों का ज़्यादा फेस करना पड़ता है, ये ट्रांसपोर्ट का मसला है। ट्रांसपोर्ट का ये है कि मुझे अब मेरे भाई होंगे या अब्बा होंगे या अम्मा होंगी, वो लाना लाना होगा, उनको लाना और छोड़ना होगा। तो वो मेरे लिए बहुत मसला था, क्योंकि मेरे अब्बू भी ऑफिस वर्किंग है, मेरा भाई भी ऑफिस वर्किंग है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं ये ट्रांसपोर्ट करती रहूँ। फिर ऑब्वियसली मेरी बहन ने भी ईटेट की प्रिपरेशन की है, और भाई ने भी की थी, तो उनको भी पता था कि ये ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला होता है और इनमें इंसान बहुत थक जाता है, तो आपके पास एनर्जी नहीं बचती। और मैं अपनी बहन को जब देखती थी कि वो इतने इतने घंटे की लेके आती थी तो वो बहुत थक जाती थी, उसके पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं बचता था। तो फिर मैंने सर बिलाल से, मैं फर्स्ट ईयर से पढ़ रही हूँ फिजिक्स, लाइक कॉलेज से ही, तो जितना मैं पढ़ सही। सकती थी मैंने उनसे पढ़ा।
और तो मुझे फिर बाद में पता चला कि वो एमडीकेट भी कंडक्ट करते हैं, मतलब लाइक उनका इंस्टीट्यूट है, तो फिर मैंने वहाँ पे लेने का सोचा कि लाइक ऑब्वियसली जब मुझे उनकी फिजिक्स इतनी अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली बाकी सब्जेक्ट्स भी उनके बहुत अच्छे होंगे, मेंटेन्ड होंगे, तो फिर मैंने वहाँ से ऑनलाइन का सोचा। चलो गुड हो गया। यार काफी सारे बच्चों के जहन में ना एक सवाल और भी आता है, हम ना वही आता है आपके पास कि बच्चे समझते हैं कि यार ऑनलाइन में तो क्या होगा, टीचर आएंगे क्लास लेंगे चले जाएंगे, डाउट्स वगैरह जो होंगे तो वो कैसे सॉल्व होंगे, तो आपके डाउट्स कैसे सॉल्व हुआ करते थे हम ना? सर पहली बात तो अगर मुझे कोई डाउट होता था तो सर बिलाल भी ऑनलाइन क्लास हो रही होती तो उसमें वो ब्रेक देते थे, उसमें अगर मुझे कुछ नहीं समझ आता था तो वो रिपीट कर देते थे। दूसरी हम्म। बात ये होती थी कि अगर मेरे पास मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आया तो मैं फिर चैट जीपीटी वगैरह होती है ऑनलाइन होती है, मैं अगर मुझे वहां नहीं समझ आया तो मैं आपका डाउट जो प्रोवाइडेड था मैं वहां जाती थी, वहां अपने रिस्पेक्टिव डाउट टीचर से रब्ता करती थी, उनको टैग करती थी और वो मेरी डाउट क्वेरी सॉल्व कर देते थे, विद इन 24 आवर्स हो जाता था ये यूजुअली। तो मेरी डाउट क्वेरीज कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मेरी ये डाउट कि रह कंपाइल गया हो गई या हो, फिर जंबल अप हो गई हो, या कोई अनसॉल्व हाँ रह गई हो। चलो ये तो बहुत अच्छी बात या है मेरे बेटे। अच्छा ये बताओ कि एफएलपी दिया करती थी, ये भी सर बिलाल ने पूछा आपसे, कितने मार्क्स आते थे उसमें? उसमें तो मेरे सर पहले शुरू में बहुत कम आते थे, फिर जब करीब आने लगा, जब मैंने मतलब लाइक आखिर में सॉल्व करने लगी तो उसमें मेरे मार्क्स बढ़ने लग गए थे। तकरीबन 150 से लेके 158 तक मेरे आ रहे थे। अच्छा एक और सवाल, एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे कि एमडीकेट का पेपर? एफएलपी ज्यादा थी सर, एमडीकेट मुझे जाहिर बहुत सी बात। आसान लगा, लाइक बायो का पोर्शन जो था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ये 9th 10th में भी होती ना तो मैं ये सॉल्व कर देती, बायो का पोर्शन बहुत आसान लगा मुझे। देखो हर चीज का ना एक प्रोसेस होता है आपके पास, चूंकि आप एफएलपी वाली मुश्किलात से गुजरती भी आ चुकी थी ना, तो वो कहते हैं ना कि भाई अगर आपको जब बिरयानी बनानी आ जाए तो खिचड़ी तो आराम से बनी जाती है ना, फिर आपके पास वो सुकून हो जाता है, फिर आपके पास ऐसी है। तो बेटा जी सर। आपके पास ऑब्वियसली बात है एफएलपी वाली मुश्किलात से गुजर गई, तो फिर तो काम आसान हो गया। और बहुत सारे बच्चों को मैंने सुना इस दफा कि यार बच्चे आपके पास बाकायदा दे आर मेकिंग ग्रेट स्टेटमेंट्स अबाउट इट कि सिंध का एमडी गेट तो बहुत मुश्किल आया था। क्या तुम्हें ऐसा लगा? नहीं सर, नहीं मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा, क्योंकि फिजिक्स मैंने सोचा था कि बहुत हार्ड आएगा और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल थे लेकिन जिस तरीके से सर बिलाल ने पढ़ाया था वो न्यूमेरिकल बिल्कुल लाइक इतने आसान लग रहे थे कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगी मुझे उसमें। मुझे हाँ केमिस्ट्री में थोड़ी मुश्किल हुई थी मुझे, मेरा क्योंकि फर्स्ट ईयर वाला पोर्शन जो था केमिस्ट्री का वो थोड़ा वीक था तो मुझे उसमें थोड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन मुझे बायो, फिजिक्स, इंग्लिश, एलआर इनमें किसी में भी मुझे मुश्किल नहीं आई थी। चलो हो गया। अच्छा मेरे बेटे एक अब आपसे मैं जो है, चूंकि अब आप जाहिर सी बात है आने वाले स्टूडेंट्स के लिहाज से तो आप सीनियर हो चुकी हो और एक रोल मॉडल भी हो चुकी हो कि यार हम ना कि इतना कुछ करेंगे तो शायद हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। तो हमने ऐसा क्या करती थी जो वो दूसरे बच्चों को गाइड कर पाए कि भाई ये रूटीन फॉलो करो, अगर इस तरीके से आप लेके चलो तो आपको फायदा होगा और एमडी कैट को आप मेरी तरह फ्रेशर के तौर पे क्रैक कर सकते हो। तो हमने क्या सजेशन देना चाहेगी आने वाले बच्चों को? सर एक्चुअली मेरी रूटीन ये थी कि पहले तो मैं कॉलेज जाती थी, मेरा प्राइवेट कॉलेज था तो मैं पहले प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से मेरा स्केड्यूल जो था वो मेंटेन था। मुझे सुबह उठना था, पहले मैं कॉलेज जाती थी, फिर कॉलेज से आके ऑब्वियसली रेस्ट हो लेता है बंदे का, फिर उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ती थी, ऑब्वियसली पहले एफएससी का पढ़ती थी। और मजे की बात ये है कि सर बिलाल जो है वो हमारे ही मतलब कॉलेज के साथ साथ वाले लेक्चर्स, अगर जैसे मैं सेकंड ईयर में हूँ तो सेकंड ईयर के चैप्टर्स पहले पढ़ा देते थे, जिसकी वजह से मेरे एसएससी के जो कॉन्सेप्ट थे वो मेरे ज़्यादा मेंटेन रहते थे। लाइक मुझे जब मैंने बोर्ड के पेपर दिए तो मुझे इनमें मुश्किलात नहीं आई कि मुझे एसएससी का अलग से पढ़ना है, एमडीकेट का अलग से पढ़ना है। सर बिलाल ने मेरे जो एसएससी वाले कॉन्सेप्ट भी वीक थे वो भी मेरे अच्छे हो गए थे इस वजह अच्छा से। ये बात और बच्चों को फिर समझाना बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि बच्चे समझते हैं यार एफएससी की अलग तैयारी करनी पड़ रही है, एप्टीट्यूड की अलग करनी पड़ रही है, उनको ये समझ नहीं आता एप्टीट्यूड की अगर कर लो तो एफएससी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो ही गया। जी, बच्चे इस जी चीज के अंदर सर बड़े कंफ्यूज बिल्कुल। रहते हैं आपके पास, और आपकी क्लैरिटी जो थी इस क्लैरिटी की वजह से भी आपको ये स्टेज अबूर करने में आसानी हुई। ऐसे ही है? जी सर। एनीथिंग एल्स मेरे जी बेटे जो आप बिल्कुल। शेयर करना चाहो अपने जूनियर्स के साथ? मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि जब एमडीकेट एग्ज़ाम होता है तो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर लेते हैं। मेरी बहुत अच्छे कॉलेज फ्रेंड्स थे जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनके भी एसएससी में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने एमडीकेट में अपने आप को इतना स्ट्रेस आउट कर लिया था उनके मार्क्स गिर गए एमडीकेट में, जो कि मुझे उनका काफ़ी अफसोस हुआ सुन के कि उनके मार्क्स गिर गए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एमडीकेट आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं है, फाइनल एग्ज़ाम आप अल्लाह पे ट्रस्ट करो। जब मेरा एग्जाम हो रहा था तो मैंने इसको मेरा फाइनल एग्जाम नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि अल्लाह मेरे को टेस्ट कर रहे हैं कि मैं उन पे ट्रस्ट करती हूँ कि नहीं करती हूँ। तो मैंने इसको ऐसे देखा था और
यकीन करें मुझे वहाँ जाके कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा था। आई वाज़ लाइक मैं अपने बराबर वालों से हँसी ठट्ठे कर रही थी। मैं बहुत रिलैक्स थी वहाँ पे, मुझे कोई ऐसा नहीं आता कि अगर मेरा नहीं हुआ तो ये क्या होगा, मेरा होगा तो नहीं होगा, मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। और अगर आप टेंशन लोगे, आपको जो आता होगा आप वो भी भूल जाओगे। तो आपकी ऐसे ही है। मेहनत में पानी भर जाएगा और आप ये नहीं चाहोगे। तो तो मैं स्टेइंग बस ये कहना काम इज चाहती हूँ कि द आप की। टेंशन मत लो। येस। चलो दैट्स वेरी गुड मेरे बेटे। चलो अब सम अप करते हैं थोड़ा सा। मुझे बताओ हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद ऑल द टीचर्स एंड आवर एकेडमी एंड ऑल द स्टाफ एडमिन मेंबर्स मेरे गरीब के साथ, या ओवरऑल आपके पास आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाउ वुड यू रेट इट? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। लाइक अगर मुझे रेट करना होगा तो इट वाज लाइक 9 आउट ऑफ 10। क्योंकि सर अगर मुझे कोई मसला आता था, जैसे मेरे मेरे पोर्टल में कोई मसला है, तो अगर मैं संशरा या कोई भी अपना कोऑर्डिनेटर से मैं कांटेक्ट करती थी तो मुझे विद इन फ्यू आवर्स ही मैसेज में रिप्लाई मिल जाता था, जबकि वहाँ पे 24 आवर्स का रिप्लाई होता था। राइट। मैं मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती थी। मुझे कोई अगर मेरा कोई लेक्चर डाउनलोड नहीं हो रहा था तो मैं डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती थी कि मेरे को ये मुझे ये मसले फेस हो रहे हैं, तो मुझे फौरन हेल्प मिल जाती थी। और बाकी सर शाफे, मैं उनको बहुत थैंक करना चाहूँगी क्योंकि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। उन्होंने जो जो पढ़ाया दैट वाज लाइक अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, और बहुत मेंटेन था उनका सिलेबस। लाइक अगर मैं कहीं और से पढ़ती तो शायद थोड़ा ज़्यादा कम पढ़ाते वो या थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देते, लेकिन सर शाफे का बहुत मेंटेन स्ट्रक्चर था। सर शाफे एंड सर बिलाल वाज माय फेवरेट टीचर आउट ऑफ देम। दैट्स वेरी और गुड। केमिस्ट्री में थोड़ी मुझे हुई थी, लेकिन इट वाज ओवरऑल सच अ गुड एक्सपीरियंस। और डाउट टीचर का मैंने बता दिया आपको कि बहुत लाइक फौरन रिप्लाई आ जाते थे। और यस, चलो दैट्स ये ऑल। तो बहुत अच्छी बात है। अपना इख्तिताम करेंगे। आपने में दिए 9 आउट ऑफ 10। वो जो एक नंबर आपने काटा, तो कोई सजेशन दो, कोई एडवाइस दो ताकि हम उस सिस्टम को और इम्प्रूव कर सकें अपनी। सर मेरा ये होगा कि जो एलआर या इंग्लिश वाले थे सर, वो असल में शुरू में इंग्लिश जो है वो बच्चे मेंटेन नहीं कर पाते। अगर इंग्लिश और एलआर को पहले शुरू कर पाए, तो जैसे हमारे इंग्लिश और एलआर के सेशन बहुत आखिर में स्टार्ट हुए थे, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फेस हो जाती, मतलब लाइक नर्वस हो जाता है कि हमसे होगा भी कि नहीं होगा। ऑल्दो कि एलआर और इंग्लिश बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, लेकिन बच्चे नर्वस हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर उनको पहले से शुरू कर दिया जाए थोड़ा, तो इट वुड बी बेटर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हमना। बाकी थैंक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यू। अल्लाह ताला आपको हर कदम कामयाब करे। और जहां पे भी जाओ, जो भी जाओ, जरूर बताते रहना। हम लोगों को बहुत खुशी होती है जब हमारे बच्चे कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे बातचीत रहेगी, मुलाकात रहेगी हमना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। एमटी कैट के हमारे बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अलग होते हैं, एसटी के लिए अलग होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को कैलकुलेटर के बगैर सारी ट्रिक्स सिखाई जा रही होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं, और ये लाइव क्लासेस पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी आपकी लेती है। मैं आपको अपनी क्लासेस का एक स्केड्यूल डिफाइन कर देता हूँ। हमारी क्लासेस होती कैसे हैं कि भाई देखो, हमारी क्लासेस के अंदर सबसे खास बात क्या है, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं ना, सर क्या रीजन है कि आपकी नस में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि फास्ट में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि जीआईके में इतनी पोजीशन है, यूईटी में है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमारे पास से पोजीशन है तो उसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको रीजन जरा डिफाइन करता हूं। कि देखो, हमारे पास जो बच्चा आता है एप्टीट्यूड के लिए, कहीं पे भी जो बच्चा जाता है एप्टीट्यूड के लिए, दो तरीके का बच्चा होता है। पहले आप बेसिक डिफरेंस को समझो। एप्टीट्यूड करने वाला दुनिया में दो तरीके का बच्चा है। एक वो बच्चा है जो कि आपके पास अभी फ्रेश बच्चा है, जिसको हम रेगुलर स्टूडेंट कहते हैं। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या है? ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है। ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है, या फिर ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद है। वाइल ऑन दी अदर एंड हमारे पास एप्टीट्यूड के अंदर एक वो बच्चा है जो इंप्रूवर है, यानी कि ये वो बच्चा है जो कि आया अभी एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा है, या फिर ये वो बच्चा है जो कि गैप ईयर के ऊपर बैठा हुआ है, या ये वो बच्चा है जिसको लास्ट ईयर सही गाइडेंस नहीं मिली, या एक कोचिंग वाले माफियाज के हत्थे चढ़ गया, 80,000 रुपए भी जाया किए, छुप छुप के हमारे यूट्यूब से ही पढ़ रहा था बैठ के, और फिर अब इसकी एडमिशन भी कहीं नहीं हुआ। तो ये वो बच्चा है जिसके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है। जो रेगुलर स्टूडेंट है, ये वो बच्चा है जो इस वक्त सेकंड ईयर पढ़ रहा है, सेकंड ईयर किसी कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, तो इसका टाइम वहां पे यूटिलाइज हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, जो कि अभी ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं। वो यही कहते हैं कि सर अभी तो हम अपने सेकंड ईयर के अंदर हैं, हमें कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, एकेडमी जानी है, या फिर सर मैं ए लेवल्स के अंदर हूं, मुझे ए लेवल से कॉलेज जाना है सुबह के अंदर, या फिर एकेडमिक ट्यूशन क्लासेस लेनी है। तो सर मेरा टाइम कैसे मैनेज होगा? सर वो सेकंड ईयर का तो रिजल्ट ही नहीं आया, वो पता ही नहीं अप्लाई कैसे करना है। तो भाई ये बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है अप्लाई करने का, ये अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है।
और एक बच्चा वो है जो इंप्रूवर वाला है, जो एडिशनल मैथ्स दे रहा है, या गैप ईयर वाला बच्चा है। एक बच्चा हमारे पास ये आ रहा है। अब जरा गौर से बात समझिएगा कि भाई इन दोनों बच्चों के लिए हमारे पास खसूसी क्लासेस होती हैं। कैसे? कि भाई वो बच्चा जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद है, उसका सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है? सर मैं सेकंड ईयर मैनेज कैसे करूंगा? सर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया हुआ फर्स्ट ईयर का। भाई पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हो, वहां पे फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में 80% तो लेकर आ जाओगे ना। और कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं जहां पे 50 होनी चाहिए। बाकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना है आपको। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है आपको। हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर स्कोर करने हैं। अक्सर एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है, सर वो टेस्ट के अंदर कितने नंबर आने चाहिए, जीआईके के, फास्ट के या नस के? तो भाई मैक्सिमम का मतलब ये कि अगर तुम नस के अंदर 200 नंबर का टेस्ट है, तुम 200 में से 190 का टारगेट रखोगे तो 160 के ऊपर पहुंच सकोगे, 150 पे पहुंच सकोगे। भाई नस के अंदर 170 प्लस पे पोजीशन होती है। इस दफा हमारे पास पोजीशंस हैं नस के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान से डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर आर्किटेक्चर में दूसरी पोजीशन अदीना खान, उसके नस का स्कोर 162 था। नस के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन है, उसका नाम है बेटा आफिया रफाकत। पंजाब के एक गांव देर से बिलोंग करती है, खारिया के पास ये वाकई है। उसकी नस के अंदर 172 का स्कोर था। बताने का मकसद क्या है कि भाई आप जब खुदा ने आपको कुदरत दी है कि जब आप आसमान की तरफ जाके टारगेट करते हो ना, तो फिर आप चांद तक पहुंच पाते हो। आसमान को अगर टारगेट करोगे तो चांद तक पहुंचने की जुस्तजू आपकी कंप्लीट हो सकेगी। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि तुम जुस्तजू जो रखोगे आसमान की, तो तुम पहुंच सकोगे कहां तक? चांद तक। तो आपका हमेशा टारगेट मैक्सिमम होना चाहिए पहले नंबर पे। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी अगर कम परसेंटेज भी है तो कोई मसले की बात नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट ना सिर्फ क्लियर करना है, बल्कि उसमें अच्छे नंबर भी देने हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट आपके इंटर या ए लेवल से ज्यादा एडवांस होता है और ज्यादा टफ होता है। मैं अक्सर ये बात एक्सप्लेन करता हूं कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट की खास बात क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हर यूनिवर्सिटी का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसको क्लियर करना कंपलसरी है। और अगर आपने हमारे बताए गए मेथड के ऊपर पाकिस्तान के सबसे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो नस्ट का है, अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर ली, मैं गारंटी देता हूं कि आप जीआईके हो, फास्ट हो, एनईडी हो, मेरान हो, यूईटी हो, आईबी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, उसमें आप पोजीशन लेकर आओगे। क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर होते हैं एमसीक्यूज, और ये एमसीक्यूज आपको विद इन सेकंड्स पे करने। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि भाई नस के अंदर आपके पास जो टोटल एमसीक्यूज आ रहे हैं 200 आ रहे हैं, जबकि जो आपको टाइम अलाउड है सिर्फ 180 मिनट का है। अब इन 200 एमसीक्यूज में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। अब आप सोचो कि जब आप ए लेवल्स के अंदर थे या इंटरमीडिएट के अंदर हो, आप पूरा साल पढ़ते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, मगर जो टेस्ट डे होता है उसमें सिर्फ लेट सपोज फिजिक्स का टेस्ट है। तो जब फिजिक्स का 3 घंटे का टेस्ट चल रहा है, तो आप क्या उस फिजिक्स के टेस्ट के दौरान सोचोगे यार वो तर्जमातुल कुरान के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो पीएसटी के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो माशरती अलूम का क्या टॉपिक था? भाई जिस दिन फिजिक्स का आपका ए लेवल्स का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है आपका कैम्ब्रिज का, या जिस दिन आपका एफएससी का फाइनल एग्जाम है, क्या उस दिन आप फिजिक्स का अगर एग्जाम है तो आप क्या उर्दू के बारे में सोचोगे, मैथ्स के बारे में सोचोगे? नहीं, आप बोलोगे भाड़ में गया यार, जिस दिन उसका टेस्ट होगा उसके बारे में उस दिन देखूंगा ना। तो मगर एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को आपको विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड अटेम्प्ट करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे हवासों पे काबू पाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो यूट्यूब पे भी तो आपके लेक्चर्स गिवन है, वहां से कोई तैयारी कर ले। भाई यूट्यूब से मुझसे पूरे पाकिस्तान का बच्चा पढ़ता है। जितने डिटेल्ड लेक्चर, जितने बेहतरीन लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। प्रॉपर पास पेपर्स भी होते हैं, हर चीज होती है, मगर प्रैक्टिस नहीं है। भाई YouTube से पढ़ के फेल हो गए, क्योंकि भाई YouTube पे प्रैक्टिस थोड़ी हो रही है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो रही है, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट एक प्रॉपर प्रोफेसर कर रहे हैं, जिसको मैं भी एक्सप्लेन भी करूंगा। मगर बताने का मकसद क्या है कि भाई YouTube सिर्फ लेक्चर्स हैं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर टॉपिकल पास पेपर्स आपको नहीं मिल रहे, हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं हो रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट के आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में मौजूद है वो सॉल्व नहीं करवाए जा रहे, प्रॉपर आपके एफएलपीज और टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहे, उन टेस्टों के भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा। ये बहुत एक डिफरेंट चीज है भाई। हम ये तमाम चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं अपने बैच के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर कि भाई ये 200 एमसीक्यू जो नस के आ रहे हैं, इसको 180 मिनट के टाइम पीरियड पे करना है। नस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फास्ट में अलाउ नहीं है, यूईटी में अलाउ नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स में अलाउ नहीं है, आपके पास मेरान में अलाउ नहीं है, आईबी में अलाउ नहीं है। तो यानी कि कैलकुलेटर के बगैर पूरी मैथ्स करनी है, फिजिक्स करनी है, इंग्लिश करनी है, या फिर अगर जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वो कैलकुलेटर बगैर करनी है सारी की सारी। तो यहां पे ट्रिक्स का आना बहुत जरूरी है। तो भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ट्रिक्स को कैसे अप्लाई कर रहे हो। आपके पास लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा मशहूर एक क्वेश्चन है।
हमारे पास एक इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अब ये क्वेश्चन है x की पावर के अंदर sin x का होना। अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल एफएससी मेथड पे सॉल्व करोगे ना तो आपका पूरा एक पेज काला हो जाएगा कि भाई पहले आप इसको सपोज करवाओगे y के ऊपर, फिर दोनों तरफ ln को अप्लाई करवाते हो, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, पावर पहले आ जाएगी, फिर आप दोनों तरफ पर्टिकुलरली डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, फिर राइट हैंड साइड के ऊपर डेरिवेटिव की आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, फिर उसको सिंप्लीफाई करवाओगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे ln y का डेरिवेटिव लोगे, फिर y वाली टर्म्स की फॉर्म में लिखोगे, तो सुबह से शाम हो जाएगी। वाइल उसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है एप्टीट्यूड के अंदर। मैंने इतनी बड़ी बात करी, अब मैं एप्टीट्यूड की शॉर्टकट सिखाऊं इसकी एप्टीट्यूड की शॉर्टकट क्या है कि भाई एप्टीट्यूड में शॉर्टकट होती है, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को रेडिट लिखा, फिर सिंपल तरीके से पावर में आने वाले फंक्शन को लिखा, फिर डिवीजन बेस वाले फंक्शन को लिखा, फिर जो भी आपका बेस वाला फंक्शन था इसका डेरिवेटिव ले लो, तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव x से 1 हो गया, प्लस का साइन लगाया, जिस टर्म का आपने जो भी आपके पास ये बेस वाला फंक्शन था वो ln के फंक्शन के तौर पे आएगा, और अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे तो साइन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव हो गया cos x के बराबर, विद इन सेकंड्स पे आंसर आ गया। इस तरीके से काफी सारी ट्रिक्स हैं। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन होता है हमारे पास इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x into dx, इसको अगर नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करोगे तो इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर सॉल्व करते हो एफएससी लेवल के ऊपर, मगर इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट है, और ये क्वेश्चन तो जीआईकेआई में इतना ज्यादा आता है, फास्ट में इतना ज्यादा है, बता नहीं सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। आप मेरी जीआईके की वीडियो देखना, फास्ट की देखना और नस की देखना, तीनों में मैंने बताया हुआ होगा। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस पूरा साल, मैंने बहुत एफर्ट्स करी हैं। नस के नेट 1 के सारे पेपर्स, नेट 2, नेट 3, नेट 4, जीआईके के, फास्ट के, उसके समारात फिर मिले ना, पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई बच्चों को सबसे पहले बैच के बच्चों को मिलती हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की विद इन सेकंड के ऊपर एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है कि भाई जो भी सिंपल तरीके से क्या करोगे, sin स्क्वायर x अगर आ रहा है तो sin स्क्वायर x को सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि सिंपल तरीके से 1/2 का 1/2 लिखा, जो भी वेरिएबल यहां पर आ रहा है, तुम्हारा एंगल आ रहा है, क्वाड्रेटिक यहां पर आएगा, सही है, फिर माइनस का साइन, अगर sin स्क्वायर का क्वेश्चन आ रहा है तो माइनस का साइन, फिर अगेन 1/2 का 1/2, जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल में मौजूद है, जैसे यहाँ पे सिंपल 1x मौजूद है, तो जो भी वैल्यू मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 into 2 2 बन गया, और ऊपर जाके साइन का साइन, और जो भी वैल्यू ब्रैकेट में रखी थी वो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस प्लस का सी के साथ। तो ये ट्रिक्स होती हैं डिफरेंट, मैंने अभी बहुत आपको रैंडमली बताई है, बट बताने का मकसद क्या, डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं। अब अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करता तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ब्रेक करते। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है कि भाई सिंपल तरीके से आपने 1 + cos 2x पे करना है, 1 - cos 2x पे करना है, सो ऑन, तो वो उस पे जाता, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होती है, सो ऑन, डायरेक्टली कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं तो खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी करने का यही टाइम है। आप में से अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है कि सर एप्टीट्यूड की तैयारी तो सर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी दिसंबर के बाद, जब पेपर्स का रिजल्ट आ जाएगा। भाई फर्स्ट ईयर के पेपर्स या सेकंड ईयर के जो पेपर्स आपके रिजल्ट आता है वो आता है अगस्त सितंबर में जाके। हर यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज खाली चाहिए होती है, बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पे हर जगह पे एडमिशन होता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि भाई आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर, आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर, सही है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, 15 से 20 दिन आपके प्रैक्टिकल चलते हैं, सही है। तो आप तकरीबन फारिग होते हो मई के एंड तक, आपके पास सिर्फ जून का महीना होता है, और इस महीने के अंदर आपको फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो भाई ये आपके पास इंतहाई बेवकूफाना अमल होता है। इस चीज के ऊपर अगर तैयारी करोगे एक महीने पे, मैं गारंटी देने को तैयार हूं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आप फेल करोगे। भाई मई के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक महीना है, जून के एंड में फास्ट का टेस्ट भी है, जुलाई का टेस्ट भी है, नस का नेट नंबर 4 भी आ रहा है आपके पास में पर्टिकुलरली वहां पे एनईटी का राउंड नंबर 2 आ रहा है, मैरान का राउंड नंबर 2 आ रहा है, जून के स्टार्ट के अंदर आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 आ रहा है, एनटीएस तो आपके मैक्सिमम टेस्ट निकल चुके हैं। तो भाई अभी आपका टाइम है तैयारी करने का, अभी आपका टाइम है तैयारी करने का। क्यों? मैं उसके पीछे बार बार आपको रीजन बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि बेटा देखो आपके पास आपका जो सितंबर से लेके ये जो अगस्त से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जहां पे आपके नॉर्मली एफएससी के अंदर इतने कोई प्रीलिम्स नहीं होते, आपके स्टैंडअप्स या मॉक टेस्ट नहीं होते। हाँ, जिस बच्चे का अक्टूबर नवंबर सीरीज के अंदर अभी टेस्ट आ रहा है ए लेवल्स का, उसके जरूर होंगे, उसका समझ में आता है। मगर जो बच्चा मई जून सीरीज का अटेम्प्ट कर रहा है तो आपका थोड़ी है, आपके पास तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, अभी आपके पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है। इसीलिए हमारे कोर्स में, हमारे बैच के अंदर तमाम बैचेस में एक दफा कंप्लीट कोर्स हम दिसंबर तक कवर करवा देंगे, उसके बाद फिर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। तो आप सोचो, एक वो बच्चा जो जनवरी में आता है तैयारी करने के लिए, और एक वो बच्चा जो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आता है, तो भाई इन दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या है? फीस दोनों सेम देंगे, फीस दोनों के दोनों बच्चे सेम देंगे 7,500 रुपए, मगर डिफरेंस क्या है कि भाई इस बच्चे का एक दफा ना सिर्फ कोर्स कवर हो गया, सही है, मगर फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज भी हो गया। वाइल जो जनवरी में आ रहा है उसका पहली दफा कोर्स मार्च के एंड में जाके एंड होगा, अप्रैल में जाके एंड हो रहा होगा, मार्च में एंड अप हो रहा होगा, उसका एक दफा कोर्स कवर होगा। जबकि वो बच्चा जो स्टार्टिंग से बैठा हुआ था, वो ना सिर्फ उसका एक दफा कोर्स कवर हुआ, बल्कि वो इनके साथ दोबारा प्रैक्टिस कर रहा है, दोबारा चीजों को गो थ्रू कर रहा है, दोबारा चीजों को रिवाइज कर रहा है। तो भाई दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है, मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं आपको एक बेसिक स्टैट्स बताऊं, जो बच्चा
टॉप करके आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये टॉपर्स बैच का बच्चा होता है, ये पहले स्टार्टिंग के बैचेस का बच्चा होता है, ये वो बच्चा होता है जो स्टार्टिंग से बैठ के पढ़ रहा होता है, इसने मैक्सिमम तैयारी अपने स्टार्टिंग के बैचेस से कर चुका होता है। अब जाहिर सी बात है जब मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करता है, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता है, एफएलपीज बार बार देता है, नस के नेट 1 से पहले एफएलपीज अलग होंगे, उससे पहले हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अलग एफएलपीज लेंगे, उनके पास पेपर्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होंगे, तो जाहिर सी बात है ये बच्चा हमेशा स्टैंड आउट करेगा उसके मुकाबले में जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा। जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा तो क्लियर कर ले, बड़ी बात है यार, हमें खुशी होगी, मगर जो बच्चा स्टार्टिंग से करेगा उसकी ऑब्वियसली लेवल ऑफ एजुकेशन अलग होगा। मैंने एक चीज डिफाइन कर दी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जैसे कि हमने कहा कि भाई आपको बैच में ऐसी खास बात क्या मिलती है, मैं आपको वो भी डिफाइन कर देता हूं कि देखो भाई दो तरह का बच्चा, एक रेगुलर बच्चा, एक इंप्रूवर बच्चा है। रेगुलर बच्चा वो है जो कि वीक डेज में नॉर्मली बिजी है या फिर वीकेंड पे बिजी है तो वीक डेज में फ्री है। इंप्रूवर बच्चा, ये गैप ईयर वाला बच्चा वो है इसके पास पूरे हफ्ते का टाइम अवेलेबल है। तो हमारे पास सबसे खास चीज क्या होती है जो कि मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि भाई हमें क्यों चूज कर रहे हो, किसी और इदारे के पास नहीं जाना खुदारा। पहले नंबर के ऊपर एक तो इदारे की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी, 2 यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी। नस में 170 प्लस का कंसेक्यूटिव स्कोर है हमारा 3 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। जीआईके में 3 सालों में टॉप पोजीशंस है, यूईटी में 3 सालों में टॉप पोजीशंस है, एनईटी के अंदर पिछले कई सालों में टॉप पोजीशंस है, फास्ट में कई सालों में टॉप पोजीशंस है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई पहले नंबर के ऊपर फैकल्टी, दूसरे नंबर के ऊपर हमारा जो स्केड्यूल है वो स्केड्यूल कैसे डिजाइन किया गया है। हमारा स्केड्यूल इस तरीके से डिजाइन किया गया है चूंकि हमारे पास इस मुल्क के हर जिले से, हर गांव से, हर शहर से बच्चा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करमो एहसान है कि इस मुल्क का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां से हमारा बच्चा मौजूद ना हो, चाहे वो कश्मीर हो, केपीके हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। रीजन ये है कि भाई हमारे पास हर सब्जेक्ट के ऊपर 2 टीचर्स हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। यानी कि टॉपर्स के बैच की खास बात क्या है, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर लेवल के। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज हमारे पास एक सब्जेक्ट है मैथ्स का। अब देखो हमारे पास क्या है कि भाई हमें चूंकि दिसंबर में एक दफा कोर्स कवर करना है ताकि तमाम बच्चे नस का नेट नंबर 1 दें, हमारी कोशिश ये है। तो भाई एक दफा कोर्स चूंकि कवर करना है दिसंबर में, तो भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैथ्स के सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड जो है, फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड, भाई एप्टीट्यूड में ऑल्दो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं होता, बट हमने कुछ क्लासिफिकेशन आपके लिए मैं कर रहा हूं आसान भाषा में कि फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसमें सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिगोनोमेट्री है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट्स है, ग्रुप्स है, मैट्रिसेस है, बायनोमियल थ्योरम एंड इंडक्शन है, ग्राफ्स एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है। और फिर हमारे पास सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसके अंदर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, कैलकुलस आ गई यानी कि लिमिट्स आ गई, फंक्शन एंड ग्राफ्स आ गए, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, कॉनिक सेक्शन आ गया, वेक्टर्स आ गए एंड सो ऑन। सही है ना। तो अब बताने का मकसद ये है कि भाई हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर जो होंगे ये क्लास अपनी कंडक्ट कर रहे हैं वीक डेज के ऊपर यानी कि मंडे वेडनेसडे, सही है। और एक प्रोफेसर हमारे पास है जो कि सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड कवर करवा रहे हैं सैटरडे संडे वाले दिन। अब इसका फायदा क्या है कि देखो रेगुलर स्टूडेंट जो है ना, जो बच्चा इस वक्त कॉलेज में मौजूद है, किसी एकेडमी जाता है या फिर पर्टिकुलरली कोचिंग सेंटर जाता है, यानी कि वो अपने सेकंड ईयर को टाइम दे रहा है, तो भाई उन बच्चों को हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिन टाइमिंग के अंदर आसानी लगे, आपको वीक डेज की क्लासेस लेनी है वीक डेज की क्लास ले लो, आपको वीकेंड वाली क्लासेस लेनी है क्योंकि वीकेंड के ऊपर टोटली अलग फैकल्टी पढ़ा रही है, वीक डेज पर अलग पढ़ा रही है। वीक डेज के ऊपर अगर फर्स्ट ईयर मैथ्स चल रहा है एप्टीट्यूड के अंदर तो वीकेंड्स के ऊपर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड चल रहा है। अगर वीक डेज के ऊपर सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा है तो वीकेंड्स के ऊपर आपके पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा होगा। सही है। तो बताने का मकसद क्या, हमने बच्चों को ऑप्शन प्रोवाइड करा पाकिस्तान में पहली दफा कि भाई हमने आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी। यानी कि भाई आपकी अगर वीक डेज के ऊपर लेट सपोज कोई क्लास आपकी मिस हो रही है, आपको लगता है कि भाई स्केड्यूल की वजह से मैनेज नहीं कर सकोगे, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप किसी एक चीज को अटेम्प्ट कर लो। अदरवाइज अगर आप दिसंबर तक चाहते हो आपका कोर्स कवर हो तो फिर आपने दोनों को अटेम्प्ट करना है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई उनका कोर्स आराम से जनवरी फरवरी तक एंड हो तो फिर दोनों की क्लासेस को लेंगे। देखो वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स दिसंबर तक एंड हो तो दोनों की क्लासेस लेंगे, बट वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई वो नहीं आराम से भी सेकंड ईयर भी फोकस करे, एप्टीट्यूड भी फोकस करे, तो वो किसी एक टीचर की एक प्रोफेसर की क्लास लेगा हर सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका कोर्स आराम से फरवरी तक एंड हो जाएगा। मगर जो नर्स का नेट 1 दे रहा है, जो कि आईबीए का टेस्ट दे रहा है, जो लम्स का टेस्ट दे रहा है, वो चाहता है कि भाई उसका चूंकि टेस्ट आपके जनवरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, नस का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा। भाई नस का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा, तो सारे नेट्स अगर आपने देने हैं तो नेट 1 देना कंपलसरी है। लम्स का एलकेट आपके पास दिसंबर जनवरी में आ जाता है, आईबीए का टेस्ट आपके पास जनवरी में आ जाता है, आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 रमजानों से पहले उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। पहले बता रहा हूं, मार्क कर लेना आज अपने पास कि भाई जनवरी एंड के अंदर यूईटी राउंड नंबर 1 के फॉर्म्स आ जाएंगे। सही है, दोनों राउंड आपने यूईटी के देने ना बेटा, एनटीएस हर महीने होता है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई रेगुलर बच्चे को हमने ऑफर क्या करी कि आप वीकडेज की क्लासेस ले लो या वीकेंड की ले लो, और अगर आप चाहते हो कि आप दोनों लो तो कोई मसला नहीं है। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो दोनों क्लासेस लेना चाहता हूं, मैं सिर्फ कॉलेज जाता हूं तो मैं शाम की दोनों क्लासेस ले लूंगा, तो आपके ऊपर है, आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। अच्छा, जो बच्चा इंप्रूवर वाला है,
अब इंप्रूवर वाला बच्चा अक्सर क्या कहता था, सर हम निगलेक्ट हो जाते हैं, सर हमने गैप ईयर लिया है, हमारे तो पूरे हफ्ते हम फ्री हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, ऐसे बच्चे के लिए खास बात यह कि वो दोनों की क्लासेस लेगा। ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, वो दोनों की क्लासेस भी लेगा और फिर इसके बाद इनकी प्रैक्टिस क्लासेस भी लेगा। तो ऐसे बच्चे को तो सर उठाने का टाइम नहीं मिलेगा कि वो बच्चा जो डिप्रेशन में जाता था ना, आज से पहले क्या होता था। अब देखो ये छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत तरीके से मालूम है कि गैप ईयर का बच्चा, ये इंप्रूवमेंट वाला बच्चा, मेजॉरिटी बच्चा डिप्रेशन में रहता था कि वो जब दोस्तों की स्टोरियां देखता था, कोई नस्ट में, कोई GIK में, स्नैपचैट्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, वो कहता था यार डिप्रेशन हो रहा है सर, ये देखिए इनका एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हो सका। गैप ईयर लेना एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि जब आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हो और खुद आप उसी जिंदगी को उसी पॉइंट पे स्टक होते हो। तो हमने उनके लिए क्या खास बात करी, उनके लिए हमने दोनों क्लासेस रखी हुई है कि भैया फर्स्ट आप पर्टिकुलरली वीकडेज की क्लासेस भी लो, वीकेंड की क्लासेस भी लो। तो आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। हम आपको इतनी चीजें पढ़ाएंगे, इतनी तरीके से पढ़ाएंगे, इतने हमारे टीचर्स मेहनत करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि सर इतनी मेहनत भी कोई कर सकता है, इतनी फीस के अंदर इस तरह की क्वालिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको दो बातें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि भाई मैंने हर सब्जेक्ट में ये होगा, फिजिक्स में भी ये होगा, इंग्लिश में भी होगा, जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वहां पे भी ये होगा कि आपको वीक डेज पे अलग प्रोफेसर की क्लास मिलेगी, वीकेंड पे अलग मिलेगी। और बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बात अब आगे बढ़ेगी। इसके बाद क्या होगा कि भाई लेट सपोज आपके हैं मैथ्स के प्रोफेसर सर आफ्ताब। सर आफ्ताब इज अ वेरी रिनोन मैथमेटिक्स प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बड़ा मशहूर कॉलेज है, कॉमिक्स कॉलेज, जहाँ पे वो HOD मैथमेटिक्स के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के अंदर वो मौजूद हैं और बहुत ही एक सीनियर प्रोफेसर है। तो बताने का मकसद है कि लेट सपोज सर आफ्ताब आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। अब जो भी क्लास के अंदर आपको टीचर पढ़ाएगा, अब जरा टीचिंग का मेथड समझिएगा। ये क्लास के अंदर लेट सपोज आपको पढ़ाई जा रही है एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो टीचर ने जब एनालिटिकल ज्योमेट्री आपको पढ़ाई तो भाई साथ साथ टॉपिकल पास्ट पेपर और साथ साथ प्रैक्टिस शीट के MCQs वो आपको क्लास के अंदर रैंडमली सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद वो प्रैक्टिस शीट आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी तो अगले हफ्ते एक दिन उसी की क्लास कंडक्ट होगी जिस क्लास के अंदर हमारे तीसरे प्रोफेसर मौजूद होंगे और ये प्रोफेसर भी हमारे बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं। अब हर सब्जेक्ट में डिफरेंट होंगे। तो भाई ये जो प्रोफेसर होंगे जो प्रॉपर्ली किसी कॉलेज के अंदर मौजूद है, ये नहीं कि मैंने कॉलेज के और यूनिवर्सिटीज के बच्चे को लगा दिया है, भाई फीस ले रहे हैं 80,000 रुपए और यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ा रहे हैं। भाई ये नस्क के और ये UVT के बच्चे हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते हैं, तो हमें रख लें अपने पास। तो प्रॉपर प्रोफेसर जो कि A लेवल्स, O लेवल्स के अंदर या डिफरेंट अकेडमीज के अंदर या डिफरेंट किसी इदारे के अंदर बड़े अरसे से मुंसलिक हैं, ये तीसरे प्रोफेसर होंगे जिनका काम है टेस्टिंग के लिए टेस्टों को बनाना, तमाम टेस्टों को डिजाइन करना, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट करना और उस प्रैक्टिस क्लास के अंदर जो टॉपिक आपको सर आफ्ताब ने या प्रोफेसर हाशिम ने या किसी भी आपके वाइस वर्सा टीचर ने आपको समझाया, पढ़ाया, उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी, उस प्रैक्टिस शीट के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना विद दी शॉर्टकट्स। ना सिर्फ ये बल्कि उसका जो टेस्ट कंडक्ट होगा उस टेस्ट की क्लास भी ये सर कंडक्ट करेंगे जिनका काम ये होगा कि उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आए थे उनको ट्रिक्स के ऊपर सॉल्व करवाना। सो दैट्स हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन। भाई कोई तो रीजन है ना यार, कहने को बहुत आसान है, अगर हम 40,000 रुपए फीस भी रखें हमारा बच्चा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है, हमें मार्केट गैप का पता है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी ज़ात से उम्मीद है कि जिस तरह की हम क्वालिटी प्रोवाइड करें 40,000 रुपए भी आएगा, मगर हमने ऑलरेडी बड़ी मिनिमल फीस रखी हुई है और उसके ऊपर हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा बता दो जो आपके साथ ही काम कर रहा हो। लाइव क्लासेस में 3 प्रोफेसर को एंगेज करना, तो भाई पहले प्रोफेसर, दूसरे प्रोफेसर और तीसरे प्रोफेसर टेस्टिंग के। आपको लग रहा होगा सर बस इतना सा, नहीं, इतना नहीं, और भी है। और क्या है, इसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट के सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, डाउट टीम्स होती हैं। अच्छा, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई आपकी मसले मसाइल है, कोई क्वेरी है, आप वहां पे पूछोगे। लेट सपोज आप खुद से कोई पेपर सॉल्व कर रहे थे, आपको वहां पे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, तो आपने उस क्वेश्चन को वहां पे टैग कर दिया। आपकी वहां पे हर सब्जेक्ट की डाउट टीम अलग मौजूद है, डाउट टीम आपके पास अलग मौजूद है जिसका काम ये है आपको रिस्पॉन्ड करना। ये हमारे पास डाउट टीचर्स अलग होते हैं, जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं, ये अलग है, ये प्रोफेसर लेवल नहीं, मैं ओपनली आपसे सच्ची बात करूंगा, ये जूनियर लेवल टीचर्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे होते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है, मगर इनका इतना तजुर्बा नहीं होता, मगर ये प्रॉपर टीचर्स हैं। भाई ये नहीं कि मैंने ऐसी कोई मजाक मस्ती में नर्सरी का बच्चा लगा दिया, नहीं, ये प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर ये प्रोफेसर लेवल नहीं है, ये तीनों प्रोफेसर लेवल है। तो जो टीचर्स होते हैं इनका काम क्या है, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, क्वेरीज को रिजॉल्व करना। यहां पे डाउट टीम हमारी टोटली डिफरेंट है और ये प्रॉपर टीचर्स है। भाई मैंने जो आपसे कहा ना, प्रोफेसर नहीं है मगर टीचर्स तो प्रॉपर लेवल के टीचर्स हैं भाई, जिनका कई साल का तजुर्बा है इसी चीज के ऊपर, जो डाउट टीम्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ मैथ्स की मिसाल दी है, फिजिक्स में यही काम होगा, केमिस्ट्री में यही काम होगा, इंग्लिश में यही काम होगा, फिजिक्स में यही काम होगा, आपके पास क्वांटिटेटिव में यही काम होगा, बिजनेस मैथ्स में यही काम होगा, बिजनेस इंग्लिश में काम हो रहा होगा। तो ये हर चीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस पैटर्न के ऊपर। दैट्स द रीजन कि हमारी हर जगह पे पोजीशन है। इसलिए मैं आप लोगों को एजुकेट करता हूं कि भाई कोई इदारा अगर 80,000 रुपए चार्ज करे तो उससे जाके पूछो 80,000 रुपए में किस कहां पोजीशन आई है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करो। क्या सर हाशिम जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, IMI शायद करेंगे? नहीं, हम तो एक ही टीचर है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से कोर्स पकड़ा देते हैं वो सारे के सारे आपको, उसके बाद भी उनके पास कोई पोजीशन नहीं है। NED में सिर्फ एक पोजीशन होगी तो जाके
तो भाई आपके माँ बाप को चाहिए आप जाके उनसे क्वेश्चन पूछें कि भाई क्या रीजन है, आप इतनी फीस भी चार्ज कर रहे हो फिर भी आपकी नर्स में 170 प्लस स्कोर नहीं है, इतनी पैसे चार्ज करो, यूईटी के अंदर पोजीशन नहीं है, जीआईके में पोजीशन नहीं है, फास्ट में पोजीशन नहीं है, आईबी में पोजीशन नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अगर पोजीशन आई हुई है तो भाई कोई खास इदारा नहीं है। वो बताने का मकसद क्या है कि भाई आपको चीज समझनी पड़ेगी। तो हमारा स्केड्यूल हर सब्जेक्ट में ऐसी होगा, वीकडेज का अलग, वीकेंड्स का अलग। तो भाई ताकि अच्छा अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे दोनों की क्लासेस लेनी है, सर मैं रेगुलर स्टूडेंट हूं, दोनों लेनी है, तो आप दोनों ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं। अब काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, जो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे, तो प्री मेडिकल के काफी सारे बच्चे हमारे पास होते हैं जो नस को टारगेट कर रहे हैं। अब वहां पे एडवांस लेवल मैथमेटिक्स है, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स को हिदायत होती है कि आपने बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाना है। हमें ये बात मालूम है कि बच्चा भी सेकंड ईयर में बैठा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सेकंड ईयर में भी डेरिवेटिव नहीं पढ़ा। लेट्स सपोज अगर हम डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं तो हम पहले आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाएंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर जाएंगे, तो आपको हम प्रॉपर्ली उसका कॉन्सेप्ट देंगे। अब जैसे ए लेवल्स का बच्चा है, ए लेवल्स का जो बच्चा है मेरा बड़ा फेवरेट बच्चा है, इस बच्चे ने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ी, इस बच्चे ने मैट्रिसेस नहीं पढ़े हुए, इस बच्चे को एफएससी की मैथ्स का इतना आइडिया नहीं है, तो हम इस बच्चे को कैटर आउट कर रहे हैं क्योंकि भाई प्री मेडिकल का बच्चा जैसे ये बच्चा है, क्योंकि एफएससी की मैथमेटिक्स वो डिफरेंट है, ए लेवल्स की मैथमेटिक्स डिफरेंट है, वहां पर कैलकुलेटर भी अलाउ है। अब वहां के बच्चे को ज्यादा डिफिकल्टी होती है एफएससी मैथ्स में, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे जा रहे होते हैं। अब देखो हर बच्चे की कोई खास बातें, अभी बातें कोई और नहीं बताएगा कि जैसे जो एफएससी का बच्चा है वो ज्यादा अच्छा है अपने जो आपके पास एनालिटिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर, एनालिटिकल के अंदर एडवांस मैथ्स वगैरह में बच्चा ज्यादा अच्छा होता है। जो ए लेवल्स का बच्चा है ना वो थिंकिंग प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट का ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो ज्यादा अच्छा है क्वांटिटेटिव के अंदर, ये जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ओ लेवल्स में से पढ़े हुए होते हैं, हमें ये बातें मालूम है, तभी हमारे पास जितने टीचर्स होते हैं वो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाते हैं ताकि हर बच्चा कैटर आउट हो सके, हर बच्चे की तैयारी उसके पेस के ऊपर हो सके। इसके बाद आपको हर चैप्टर वाइज टेस्ट अलग कंडक्ट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशन आपको अलग मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज की मैराथन आपको अलग मिलती है बैचेस के अंदर। तो भाई ये फैसिलिटीज यूट्यूब पे नहीं मिलती। यूट्यूब पे ऑब्वियसली मैं मेहनत करता हूँ, मैंने बड़ी मेहनत करी, 6 साल लगाए हैं मैंने यूट्यूब के ऊपर, यार मजाक थोड़ी है, एक बड़ी मेहनत है मेरी। इन्हीं बैच के जो लेक्चर होते हैं मैं अक्सर कार्टन पीटी करके उसको डालता हूँ जब मेरा मूड होता है, जब नहीं मूड होता नहीं डाल पाते, इतना बिजी होता हूँ। भाई मैं डायरेक्टर हूँ अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो 10 चीजें होती हैं जो मुझे मैनेज करनी है, पूरी टीम मुझे मैनेज करनी है। मेरी टीम के अंदर 22 लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया टीम के ऊपर। देन फिर मार्केटिंग है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मार्केटिंग रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो तालीम हासिल की मैं उसको इस्तेमाल कर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर आपने यूएस से तालीम हासिल की क्या फायदा हुआ? भाई मेरा फायदा हुआ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैंने उसको मैनेज कर रहा हूँ अपने काम को भाई। तो पॉइंट इज दैट तालीम कभी बेकार नहीं जाती जिंदगी में। तुम कोई भी तालीम हासिल करोगे, तालीम लाजमी हासिल करो, वो तालीम कभी बेकार नहीं जाएगी। खुदारा मैच्योर हो जाओ, आपके माँ बाप आपको मजबूर नहीं करने चाहिए पढ़ाई करने के लिए, आपके अंदर खुद ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए कि अगर मुझे अपनी किस्मत को बदलना है तो तालीम वो जेवर है जो आपको हासिल करना है। मैं ये बातें बहुत करता हूँ, देखो ये वाली बातें कोई टीचर आपसे नहीं करेगा। लोग आएंगे पैसे लेंगे पढ़ा के चले जाएंगे, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे गले में हार डालेंगे निकल जाएंगे, मगर जो बच्चा नाकाम हो जाता है कोई उसकी बात नहीं करता। मैं आपकी बात करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो गैप ईयर का बच्चा है वो ज्यादा परेशान होता है, और जो बच्चा भी रेगुलर में बैठा हुआ है, इनमें से अक्सर बच्चा ऐसा होता है जिसके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। तुमने अगर उन ख्वाबों को पाना है उसके लिए मेहनत करनी है बेटा। देखो उसके लिए कोई दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई पर्सनल लाइफ में तुम्हारी जो ये फ्रेंडशिप्स है ना, जो फ्रेंडशिप्स है उल्टी सीधी, ये कोई काम नहीं आएगी, कोई फैमिली फ्रेंड आप पे काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। दुनिया की तल हकीकत तो ये है कि माँ बाप भी एक अरसे के बाद छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी बात हर एक को जाना है। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि बेटा अपने लिए स्ट्रगल खुद से करनी पड़ती है। जो माँ बाप की अगर $1 बिलियन की एम्पायर भी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी एक दिन अगर तुम्हें मैनेज करना नहीं आता। तो आपको लगता है बहुत आसान होता है, नहीं बहुत आसान नहीं होता, इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लेट सपोज लैया में रहते हो, अगर लैया से जिंदगी भर तो नहीं रहना ना, लैया से निकलना है, 4 सदा में रहते हो, 4 सदा से निकलना है ना बेटा, सबाबी में रहते हो, सबाबी से निकलना है कि नहीं निकलना। आप लेट सपोज आप रहते हो चीचा मलिया के अंदर, तो भाई आप या थर पार्कर में रहते हो, आप कराची के औरंगी टाउन में रहते हो हैं, तो वहां से अगर निकलना है तो उसके लिए एफर्ट्स करनी है भाई। वो एफर्ट्स कोई आपको नहीं करेगा। आप यकीन मानो, मैंने औरंगी टाउन के बच्चे को 100% स्कॉलरशिप के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर रोल्स रॉयस की स्कॉलरशिप उसको मिली थी। वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, कभी सर्च करना लिंक्डइन के ऊपर जाके उसामा उमर, उसकी कभी स्टोरी पढ़ना, मैं बताऊंगा स्टोरी उसकी। मैंने जिस जमाने में यूट्यूब स्टार्ट किया था मेरे पास रोते हुए आया था बंदा, उसने कहा था यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एप्टीट्यूड साइट को। तो आपने बड़ा अच्छा काम किया हाशिम भाई। ये बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि भाई मैंने ऐसे ऐसे लोगों को तालीम के ऊपर बदलते हुए देखा, आप सोच नहीं सकते। औरंगी टाउन से निकला था बच्चा, औरंगी टाउन से, और उसने दुनिया बदल दी। आज वो रोल्स रॉयस की 100% स्कॉलरशिप के ऊपर बैठा हुआ, उसका तो मास्टर पीएचडी उसका कंप्लीट भी हो गया। उसका पीएचडी था एयरबस 360 के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट होता है रिगार्डिंग द इमिशन ऑफ इट वाज समथिंग लाइक द इमिशन ऑफ सम सीट का, या कोई पता नहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट था। वो दुनिया का सॉलिड वर्क्स का 3रे नंबर पे चैंपियन हुआ था। जब वो सॉलिड वर्क्स का चैंपियन बना था, उसको सॉलिड वर्क्स ने एयरपॉड्स, बैग और बहुत सारे गैजेट्स भेजे थे। तो भाई बता क्या इशू है इसका बताने का? देखो आपके माँ बाप अगर आज भी आपको फोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, कब पढ़ेगा क्या कर रहा है,
ये गलत है। आपको खुद से पढ़ना है। आप आज मैच्योरिटी के लेवल के ऊपर आ चुके हो, आसान भाषा में आप बलूगत की उम्र के ऊपर हो, यानी कि इंसान उस वक्त बालिग हो चुका होता है। आप उस एज के ऊपर अब बात समझो, माँ बाप कभी आपके पीछे नहीं पड़ सकते भाई। आपने खुद मालूम होना चाहिए आपको तालीम कब हासिल करनी है, कब नहीं हासिल करनी। देखो मैं अपना गला इतना सुखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कौम का बच्चा पढ़े, मैं चाहता हूँ इस कौम के बच्चे को तालीम मिले। अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ यार, मैं अपनी तरफ से इसमें इससे बेस्ट शायद मैं बहुत अच्छा पाकिस्तान से बाहर जाकर रह सकता था, मेरे पास आज भी वो ऑफर्स मौजूद हैं। बट अगर मैं इस कौम के बच्चे को एजुकेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चा आगे जाए, आगे बढ़े, उसके लिए बेसिक चीज़ तालीम है और उस तालीम को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। खुदारा उस पर जाओ, वो चीज़ बड़ी आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। खैर, एक और चीज़ बताने का मकसद क्या है। अच्छा आप वापस आते हैं, हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं ना बेटा, ये पोर्टल के ऊपर होती हैं। अच्छा हमारी लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। आप बोलोगे सर ये क्या टेक्नोलॉजी है, तो भाई दुनिया के अंदर अब है स्मार्ट बोर्ड का ज़माना अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इस एडटेक सेक्टर के अंदर सबसे एडवांस लेवल के ऊपर हमारी क्लासेस हैं। हमारी 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे हैं, सिर्फ 1 से 2 क्लासेस, वो भी इस वजह से क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड्स, मल्टीपल स्मार्ट बोर्ड, एक स्मार्ट बोर्ड बहुत एक्सपेंसिव आता है, 3 मिलियन तक कॉस्ट आती है उसकी। आप ये सोचो यार, हम जो फीस आपसे ले रहे हैं ना, उस पर हम कितना ज़्यादा आप पे लगा रहे हैं, कितना ज़्यादा। मैं आपको चैलेंज करने को तैयार हूँ, पूरे पाकिस्तान में कोई दायरा जो 80,000 रुपये भी फीस ले रहा होगा ना, अगर वो आपको फैसिलिटीज दे रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उससे बेहतर फैसिलिटी दे दूंगा। कोई ऐसी फैसिलिटी जो आपको हमारे पास ना मिले, आप सिर्फ आके हमें बताओ, मैं आपको वो फैसिलिटी गारंटी देता हूँ, प्रोवाइड करने को तैयार हो जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हमने स्मार्ट बोर्ड्स अपने पास लगवाए हुए ऑफिस के अंदर, जहां से हमारे तमाम टीचर्स की टीम क्लासेस लेती है। सिर्फ 2 क्लासेस या 3 क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड पर नहीं हो रही, क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड अभी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के ऊपर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपकी जो भी क्लास, अच्छा अगर कोई भी क्लास आपकी मिस होती है, लेट सपोज आप कहते हो सर मुझे सिर्फ वीकेंड की क्लास लेनी है, मगर मैं वीकडे की क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर लूंगा, तो भाई जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है ना, ऑटोमेटिकली हमारी जो क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। या अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडटेक का काम है, क्योंकि एडटेक सेक्टर हमारे पास पूरी प्रॉपर हमारी एलएमएस पोर्टल्स हैं और एप्लीकेशन है, तो उसके ऊपर होता है कि जैसी क्लास खत्म होती है ऑटोमेटिकली आपकी क्लास 1 सेकंड का वेट भी नहीं होता, अपलोड हो जाती है। 1 सेकंड का वेट भी नहीं होगा, डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा क्लास नोट्स वगैरह, अच्छा जो प्रैक्टिस मटेरियल सब हम प्रोवाइड करेंगे आपको। अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल जितना भी होगा सारा का सारा हम प्रोवाइड करेंगे, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। ये पूरे साल की पेमेंट होती है, जब तक जुलाई 2026 अगस्त 2026 तक की पेमेंट है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी, तो इसलिए हम इसके अंदर स्लोगन यूज करते हैं, one batch for all universities. If you are applying for any engineering university of Pakistan, तो you will come in under the ECAT category. If you are applying for any medical and dental colleges of Pakistan, जो MD-CAT के बच्चे, हमारे MD-CAT के बैचेस अलग होते हैं, जिसमें MD-CAT की हम तैयारी, AKU की तैयारी, आगा खान यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है MD-CAT के अंदर, इसके अलावा नम्स की तैयारी, आर्मी मेडिकल कॉलेज की तैयारी, इसके अलावा चाहे वो खैबर मेडिकल कॉलेज हो, किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना हो, डॉ हो, SMC हो, लियारी मेडिकल कॉलेज हो, एंड सो ऑन। तो MD-CAT की हमारी टोटली अलग क्लासेस होती हैं, उनके अलग टोटली हमारे बैचेस होते हैं। सेम गोज फॉर अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, IBA की, लम्स की, हबीब की, LSE की, लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, या फिर आप तैयारी करो CBM की, या आप तैयारी करो KSBL की, तो इनके हमारे बैचेस टोटल डिफरेंट होते हैं, इनकी टीचर्स की टीम टोटल डिफरेंट होती है। आपको हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप क्वांटिटेटिव मैथ्स के ऊपर आ रहे हो, फिजिक्स के ऊपर आ रहे हो, मैथ्स में आ रहे हो, इंग्लिश में आ रहे हो, केमिस्ट्री में आ रहे हो, बायो पे आ रहे हो, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, आप उनकी फीस पे अप कर दो। आप लेट सपोज इंजीनियरिंग की तैयारी करो, आप ECAT के लिए फीस पे करोगे, उसकी 7,500 रुपये फीस है। आप MD-CAT की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे करोगे, 7,500 रुपये उसकी फीस है। आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे अप करोगे। इसके अलावा कंप्लीट पोर्टल का एक्सेस मिलता है, क्लास नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़ के चीज़, मैं वो तमाम चीज़ें अपने बैच के बच्चों को ज़्यादा प्रोवाइड करता हूँ जो मैं कहीं और प्रोवाइड नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यूट्यूब पे जो हमारे लेक्चर्स होते हैं ना मेरे, वो बैच के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें काट पीट कर मैं डालता हूँ, मगर जब फ्री होता हूँ मैं डालता हूँ भाई। जैसे अभी फ्री नहीं चल रहा था, नहीं डाल पा रहा भाई, नॉर्मल सी बात है। तो बैच के बच्चों को सारा एक्सेस मिल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड नंबर के ऊपर क्या डिफरेंस है यूट्यूब पे और इसके ऊपर, भाई यूट्यूब पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही। मैंने इतनी जो पॉइंट्स गिनवाए हैं ना, आपके कोई टेस्ट नहीं यूट्यूब पे हो रहा। यहाँ पे टीचर्स की प्रॉपर्ली टीम है, जिनकी महीने की सैलरी लाखों के अंदर है, जिनका काम ही सिर्फ आपको टेस्ट लेना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोफेसर्स की जो टीम है, उनकी सिर्फ सैलरीज ही लाखों के अंदर, इनका काम आपको क्लासेस कंडक्ट करवाना है। तो दैट्स द रीजन कि भाई फ्री एजुकेशन के अंदर और एक मिनिमल फीस के ऊपर कि हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों रुपए पे भी नहीं मिल सकेगी, मेरी आपसे ये वादा है। अब फीस जो हम चार्ज कर रहे हैं, ये बिल्कुल फीस अवेलेबल हम कर नहीं सकते, क्योंकि यार ऑब्वियसली ऑफिस का एक रेंट होता है, चीज़ों का एक रेंट होता है, टीचर्स की कॉस्टिंग का रेंट है, बोरिंग का रेंट है, पानी का रेंट है, बिजली का रेंट है, FBR के टैक्सेस हम पे लगे हुए भाई। इसके अलावा हर चीज़ की ऑब्वियसली कॉस्ट होती है, तो हमने ऑलरेडी जितनी हद इम्कान कम कीमत हमने वो यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं। बाकी ये कि मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर फलाने इदारे के अंदर हमें ये फैसिलिटी मिल रही है, मैं आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है इसी फीस के ऊपर। तो हमारी इस साल की जो फीस 7,500 रुपये है। सबसे बड़ा फायदा इस बैच के अंदर आपको ये मिलता है कि जब तक आप इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आपको उनका एक्सेस भी मिल रहा है। इसके अलावा
हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लास में सोने की रिकॉर्डिंग मिल रही होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई कोर्स आपका एक दफ़ा दिसंबर में फिनिश होगा, फिर मार्च और फेब के अंदर हो रहा होगा, इस तरीके चलता जाएगा। और जब तक एमडी कैट के जो बच्चे हैं, अगर आपका कोई दोस्त एमडी कैट के, उसको लाजमी बताइएगा, जब तक एमडी कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करवाया जाता रहेगा। सही है ना, ध्यान में रखिएगा। अच्छा भाई, तो ये हमारी पूरी की पूरी सिनेरियो होता है जो मैंने आपको बहुत डिटेल में डिफाइन करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपसे क्लासेस के अंदर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।